वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप डाउनलोड कर लें। 23 नवंबर से रीड लेवल 2 का कोर्स शुरू हो चुका है इस अनअकैडमी ऐप पे, तो जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको क्रैश कोर्स खरीदना है तो आप मंथली 3 मंथ 6 मंथ कैसे भी खरीद सकते हो। और अगर गेट RPSC 10 प्रोमो कोड लगाते हो तो आपको 10% छूट भी प्राप्त हो जाती है। तो टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो RS है, राजस्थान की कोई भी भर्ती है, मान लो आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको एक बार कोर्स खरीदने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको रीट का खरीदा तो रीट का ही है, अगर जो चाहो आप वो कोर्स ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज मैं सिर्फ इंडिया लेवल के क्वेश्चनों पर ही ज़्यादा फोकस करके बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है, तो कोई काम कोई वगैरह नई चीज़ें नहीं हो रही है पिछले 4-5 दिनों से। तो हम फोकस आज इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्ष 2020 में किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन बहुत खास है, पूरे विश्व की GDP का 80 से 85% हिस्सा इन देशों के अंदर आता है। तो 2020 में किस देश ने अध्यक्षता की थी और वर्चुअली आपको पता है ये सम्मेलन हुआ, तो ये की थी सऊदी अरब ने। किसने की थी? सऊदी अरब ने। मुख्य तथ्य, यह शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर 2020 को वर्चुअली हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ही। इस शिखर सम्मेलन की थीम ये आपको याद रखनी है, थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर का एहसास। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर का एहसास, अंग्रेजी में कहे तो रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21 सेंचुरी ऑफ ऑल। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर रहा है। आपको पता है एक बार फिर कोरोना ने अब दोबारा अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने थोड़ा सा ढिलाई बरतने की कोशिश की, प्रभाव हो गया और अब कुछ स्थितियां ऐसी आ गई, कहीं 144, कहीं कर्फ्यू लगने की भी स्थिति आ गई। आप जैसे बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो तो वहाँ नाइट कर्फ्यू भी स्टार्ट हो चुका है। तो मुश्किल की घड़ी एक बार फिर वापस आती हुई दिखाई दे रही है, उससे हमें बचना है। अब आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कितने नंबर का हुआ था? 15वां हुआ था। ये आपको याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार वो 2020 ने पूछ के सीधा पूछता है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? सऊदी अरब। नंबर 1, सऊदी अरब के सुल्तान कौन है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की? तो नाम याद रखना, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ध्यान रखना। अब आगे भी हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, 16वां कहाँ होगा, 17वां कहाँ होगा, ये सारी घोषणा हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत G20 शिखर सम्मेलन 2022 की जगह अब कब मेजबानी करेगा? भारत मेजबानी करेगा। पहले तो ये करनी थी कब? 2022 में बात को करनी थी, लेकिन अब कुछ परिवर्तन हुए हैं इन सम्मेलनों के अंदर मेजबानी के लिए, तो अब भारत 2023 में करेगा। 2022 की जगह 2023। तो ये स्टार लगा लेना, ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब तक हमने पढ़ रखा है 2022 में, लेकिन परिवर्तन हो गया। ये हमारे बहुत कम याद रहता है, जो चीज़ें परिवर्तन होती है ना वो कम याद रहती है, और जो पहले रूप से हमारे स्थायी रहती है। तो अब 2023 में होगा। अब देखिए, पिछले साल 2019 में G20 समिट जापान के ओसाका शहर में आयोजित हुआ था। याद रखना, ओसाका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उक्त घोषणा हुई कि वर्ष 2021 में इटली में होगा और 22 में इंडिया में इस समिट की मेजबानी करेगा। जहां ओसाका में होता ना, वहां घोषणा हुई थी इस बात की। लेकिन नवंबर 2020 में G20 समिट के सदस्य देशों नेताओं ने इसने बदलाव किया है, क्योंकि आपको पता है बदलाव, क्योंकि पहले कोरोना नहीं था, वो सारी स्थिति थी वैसे चलती थी। तो 2022 में भारत का अब क्या चेंज किया है? 2021 में तो होगा इटली में, 2022 में होगा इंडोनेशिया में, 2023 में होगा इंडिया में, 2024 में होगा ब्राजील। यानी क्रम कह सकते हो आप 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, सारे देखो ये इंपॉर्टेंट है। G20 में देश कौन से आते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ सारा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब।
दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश आते हैं और ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा बनते हैं। अब आपको ये चीज़ें याद करनी है, यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछेगा। 21 यानी 16वां इटली में, 17वां इंडोनेशिया में, फिर 18वां इंडिया में और फिर ब्राजील। देखो ई पे आ रहे शुरुआत के, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, 21, 22, 23 और 24 ब्राजील के अंदर होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मुझे एक कमेंट करके बताओगे कि 2018 के अंदर इंडोनेशिया में जो एशियन गेम हुए थे, आपको याद होगा, वो इंडोनेशिया के किन स्थानों पर? 2 स्थानों पर हुए थे। इंडोनेशिया के 2 स्थान है, वहां हुए थे। पहली बार 2 स्थानों पर इंडोनेशिया के हुए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे जिस विद्यार्थी ने पढ़ रखा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, और भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को अपनी पत्नी यानी फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए का नीति निदेशक, पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप रहे थे तो उनकी पत्नी का नाम एग्जाम में आया था। अब फिर जो बाइडेन की पत्नी के लिए हमारे भारतीय मूल की महिला को अपनी पत्नी यानी अमेरिका का प्रथम नागरिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। प्रथम महिला कौन होगी? तो उसकी पत्नी होगी। जैसे हमारे भारत में हमारा प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की पत्नी प्रथम नागरिक होती है, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार तो ये माला अडिगा को अपनाया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो बाइडेन की पत्नी कौन है, तो ये भी आपको मैं बताता हूं। तो ध्यान रखना, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 नवंबर 2020 को यह नियुक्ति की। इससे पहले माला अडिगा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रह चुकी है। ध्यान रखना, इनकी जो पत्नी है, जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन है। कौन है? जिल बाइडेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिल बाइडेन जो बाइडेन की पत्नी है। और आपको पता है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है 4 साल के लिए। यहाँ चुनाव होते हैं अमेरिका के अंदर। अभी 3 नवंबर 2020 को चुनाव हुए थे और नतीजे आने के बाद जो बाइडेन की पार्टी आपको याद रखनी है, कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो बराक ओबामा की पार्टी है ना, वही पार्टी है। और डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2020 किस अभिनेत्री को दिया गया? कुछ दिन पहले हमने अभिनेता को पढ़ा था, आज हम अभिनेत्री को पढ़ते हैं। तो ऋचा चड्ढा को दिया गया। मुख्य तथ्य, उन्हें यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। यह अवार्ड एक्टर सुनील शेट्टी को भी मिल चुका है। अभिनेता के रूप में सुनील शेट्टी को और अभिनेत्री के रूप में किसको मिला है? ऋचा चड्ढा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2018 में ओए लक्की फिल्म से की थी। तो ये आपको याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर के दिमाग में ये आएगा। हमारे देश के पहले विधि कानून मंत्री, संविधान के जनक। संविधान जब निर्माण हुआ उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे और इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, ध्यान रखना। और फिर संविधान सभा के ये सदस्य बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको? बौद्ध धर्म को अपनाया था। गांधी पूना समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। पूना समझौता 1932 में, आपको याद होगा, आरक्षण को लेकर हुआ था। वो मुद्दा भी छाया रहता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। 5वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के पुलिस स्टेशन को नवंबर 2020 में ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट दिया गया? यानी ISO प्रमाण पत्र दिया गया। ISO प्रमाण पत्र एक अच्छे मूल्यांकन की दृष्टि से दिया जाता है ये। तो ये नागालैंड को दिया गया। किसको? नागालैंड को। मुख्य तथ्य, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आपने कोई अपने खाद्य पदार्थ या वस्तु खरीदते हैं तो उस पर ISO लिखा होता नहीं, गुणवत्ता का मापन होता है वो। तो पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता मापन के लिए ये सर्टिफिकेट दिया गया। यह नागालैंड राज्य की पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई है। ISO प्रमाण पत्र यह तय करता है कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से किसके काम का मूल्यांकन करते हैं। उस आधार पर ये इन्हें दिया गया। अब बात नागालैंड की आती है तो कुछ बातें हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी राज्य आ गया उसकी बातें जरूर करो। राजधानी कोहिमा, राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। लगभग साक्षरता यहाँ पे 80%, 79.6% यहाँ की साक्षरता है। बात आती है नागालैंड में उच्च न्यायालय है क्या? नहीं है। नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है। किसके अधीन आता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर आता है। कहीं पे? गुवाहाटी जो असम के अंदर है। लेकिन खंडपीठ है कोहिमा के अंदर। कहाँ पे है? खंडपीठ कोहिमा के अंदर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब बात आती है नागालैंड। ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र है, बहुत सारे लोग इनको जानते नहीं है। इस नागालैंड की सीमा
किस किस से लगती है? तो उत्तर में तो लगती है अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल से। दक्षिण में लगती है मणिपुर से, पूर्व में लगती है म्यांमार से और पश्चिम में लगती है असम से। तो ये इनकी सीमाओं से ये घिरा हुआ है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक यानी विधानसभा है। तो विधानसभा में सीटें कितनी है याद रखना 60। लोकसभा सीटें कितनी है 2। राज्यसभा सीटें कितनी है 1। ये आंकड़े काफ़ी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और इसका जो राज्य यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात ध्यान रखें यहाँ का, यहाँ कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है त्योहार या पर्व के ऊपर। ठीक है, त्योहार या पर्व के ऊपर पूछते हैं। अभी एक त्योहार बनाया गया था, आपको पता होगा, वर्चुअली उसका उद्घाटन किया जाता है। तो उस त्योहार का भी आपको नाम याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय अभयारण्य पूछे तो यहाँ पे फाकिमा, फाकिमा राष्ट्रीय उद्यान है। फाकिमा और इंडानकी यहाँ के दो प्रमुख राष्ट्रीय उदाहरण है। और 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड किया था। पहले इसका नाम था नागा हिल्स। और 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य घोषित हुआ। 66 नहीं, 1 दिसंबर 1963 को ये विधिवत रूप से राज्य, क्योंकि पहले 1957 में इसे क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर और राज्यपाल के अधीन किया था। लेकिन सही रूप से इसका हुआ 1 दिसंबर 1963 को। याद रह जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का त्योहार मैं आपको बताया था हॉर्नबिल उत्सव बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाता है, इसको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको नागालैंड के बारे में बताई। अब छठा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र क्या तय की है? आईसीसी ने तो 15 वर्ष कर दी। अभी न्यूनतम 15 वर्ष तक का खिलाड़ी खेल सकता है। देखिए 19 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह घोषणा की। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम बनाया है। यह आयु सीमा नियम आईसीसी के टूर्नामेंट, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट सभी पहलों पर लागू होगी। आईसीसी ने कहा कि पुरुषों के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए महिलाओं या अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों की अब न्यूनतम आयु कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। 15 वर्ष तक खेल सकता है। यह भी बताया गया कि अपवाद की स्थिति में सदस्य बोर्ड 15 साल से कम खिलाड़ियों को खेलने की मंजूरी देने के लिए आईसीसी भी अपील कर सकती है, अगर जरूरत पड़ी तो, अपवादी कोई मामला हुआ तो। लेकिन 15 साल तक ही खेला जाएगा। इसमें खिलाड़ियों का अनुभव, खेलने का अनुभव, मानसिक विकास, वह किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव झेल पाएगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। पहले ये उम्र नहीं थी, पहले नहीं थी उम्र। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने की उम्र पर कोई भी रोक नहीं थी। आपको पता होगा पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। उन्होंने 16 साल और 205 दिन की उम्र में टेस्ट पदार्पण कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है, 16 साल की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इसलिए तो, और इतनी निरंतरता बनाए रखी कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें। और पिछले वीडियो में आपने पूरा अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर देखें। आज शायद आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? महाभारत की रचना, महाभारत जो है उसकी रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की? एक क्वेश्चन ये आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आज मैं कई क्वेश्चन आपको बता के जाऊंगा ताकि आप रिवाइज कर सको, मुझे कमेंट करके बता सको। ठीक है, राज्यसभा। इसके बाद में आपको बताना, नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? नील नदी का उपहार या वरदान, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? कौन सी? नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है, मुझे ये बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आपको देखो पता नहीं है तो आपकी बुक में से ढूंढ कर मुझे कमेंट करोगे, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? चौथा क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब हुई? शक संवत की शुरुआत, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शक संवत की शुरुआत कब से होती है, ये कमेंट करके मुझे बताओगे। अगला छठा क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशल। आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ ढूंढ के मुझे बताओगे ताकि आपको किस पता लगे, सारी चीजें आप पढ़ सको। अगला क्वेश्चन देखिए, अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? अजलन शाह कप का संबंध किससे है? ऑप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अजलन शाह
कप का संबंध किससे है, मुझे कमेंट करके बताओगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, प्याज में खाने योग्य वस्तु कौन सी होती है। प्याज में खाने के लिए कौन सा जड़ होती है, एक तना होती है, एक शकंद होती है, कि ये बताना है मुझे प्याज के लिए क्या होता है, जरूर बताओगे। 9वां क्वेश्चन देखिए आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन आपको स्पेशल दे रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के उत्तर बताने हैं सारे विद्यार्थी, पूरी दिलचस्पी के साथ। इसके साथ पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन याद होंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और एक और आपके लिए, जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया, कमेंट करके बताओगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दे दिए मैंने, आपका होमवर्क समझ लो, कैसे ही समझ लो, आपको कल कमेंट में सारे विद्यार्थी जरूर दोगे, ताकि आप इन्हें अच्छे तरीके से ध्यान कर सको। अभी ये 10 क्वेश्चन ध्यान करोगे तो मान लो आपके 70-80 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और भी आप नहीं ढूंढोगे। धन्यवाद। PDF इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाती है।